नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ शुभदा कपिल, आपकी अपनी दोस्त। तो बात करते हैं आज अपने कार्यक्रम की। जी हां, आपका अपना कार्यक्रम जिस पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमसे एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। अलग अलग विषय पे हम रोज़ आपको सामने लेके आते हैं। हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमसे जुड़े रहते हैं और आप सीधा फ़ोन कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं हमारे आज के विषय के बारे में। जो दो मुख्य विषय जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, रबी फसलों की देखरेख एवं कटाई और भंडारण, साथ ही दूसरा विषय हरी खाद और ढेंचा का प्रबंधन। जी हाँ, ये दो खास विषय हैं और आप सभी से अनुरोध है आप फ़ोन कॉल्स हमें करते रहें, लेकिन ध्यान रहे कि नेटवर्क क्षेत्र में आके ही हमें कॉल करें और अपना टीवी सेट का वॉल्यूम भी कृपया बंद कर दें। जी, तो आज आपको जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे टोल फ्री नंबर दो हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130-601, 1800-1130-601। ये दो हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिससे सीधा आप हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज अपने मेहमान का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर DN मिश्रा जो कि प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से, आपका स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RS बाना जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे दो खास विषय हैं, रबी फसलों की देखभाल, कटाई और भंडारण, और साथ ही हरी खाद के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी रबी की फसलें, अगर हम इस मौसम की बात करें, फसलों में तैयार खड़ी हैं और हमें कौन कौन सी सावधानियाँ इस मौसम में रखनी है? सबसे पहले तो जो रबी की फसल है इसमें तिलहन में सरसों, अलसी और दलहन फसलों में मसूर जो है और जो है मटर, चना, ये सब जो है तैयार होने वाली है। जो किसान भाई चने की खेती अगर लेट किए होंगे तो इस समय उसमें जो है फलियां आ रही होंगी और फलियों में जो है एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला कीट लगता है जो रात्रिचर भी होता है, जिसको हेलिकोबर्पा कहते हैं। हेलिकोबर्पा जो है पाड बोरर, जो चने में जो दाने बनते हैं, दाने को खा करके उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। और ये कभी कभी जब ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो फसल को ज़्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाता है। और इसकी ये हरे कलर का होता है, पत्तियों के बीच में लटका रहता है उसे फलियों से, इसलिए पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। इसके नियंत्रण करने के लिए जो है एक NPB वायरस जो है हम घोल होता है NPB का, हम उसका छिड़काव करते हैं। और किसान भाई चाहें तो उसको अपने यहाँ स्वयं बना सकते हैं। पहचान उसकी ये है कि जब ये वायरस पार्ट बोरर के ऊपर लग जाएगा तो वो उसके पृष्ठ भाग पर एक जो है धारी बन जाती है और उसका कलर जो है हरे से कोई हल्का पीलापन हो जाता है और ये पौधों के ऊपरी भाग में चला जाता है, वो निचली भाग में नहीं रह पाता है। तो हम उनको कलेक्ट करके और उसको जो है हम पीस करके उसका घोल बना करके और उसका छिड़काव करें तो हम जो हमारे और फसलों में जो फली छेदक कीट लगा है हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये बड़े आसानी से हो सकता है। और सरसों की फसल की अगर आप कटाई करें तो उसकी मड़ाई के लिए भी जरूर ध्यान दें। अगर उसको पहले तो सूखे जगह पर रखें, अगर गीले जगह पर रखेंगे तो वहाँ पेंटेड बग एक कीड़ा होता है, वो लग जाता है तो वो दानों से जो है वो तेल का जो परसेंटेज होता है उससे में जो है नुकसान पहुँचाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा कटाई करने के बाद उसको सूखी जगह पर रखनी चाहिए और दूसरे तीसरे दिन उसको पलट देना चाहिए। चलिए, बहुत सारी सावधानियों की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, मौसमी फसलों की बात करेंगे, आगे ये चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ज्यादातर हिस्सों में इस समय रबी फसलें पकने की स्थिति में है, जबकि गेहूं की फसल को तैयार होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। गेहूं की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब दवा के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा रोगग्रस्त बालियों को खेत से निकाल दें। कई स्थानों में समय पर बोई गई सरसों की फसल की कटाई चल रही है, तो वहीं चना, मसूर और मटर की फसलें भी लगभग तैयार हो गई है। चना फसल में जब फलियां भूरे रंग की हो जाए और उनमें से खड़खड़ की आवाज आने लगे तो फसल कटाई के लिए तैयार होती है।
इसके अलावा आलू की फसल में पत्तियां पीली होकर सूखने लगे तो फसल की खुदाई कर लेनी चाहिए। फसल कटाई के बाद सही तरीके से फसल का भंडारण करना चाहिए, जिससे कि दानों में 10% से अधिक नमी न रहने पाए। अनाज को रखने के लिए गोदाम की सफाई कर दीमक और पुराने अवशेष आदि को निकालकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। भंडार गृह की दीवारों, फर्श और जमीन में यदि दरार हो तो उन्हें बंद कर दें। तो ये थी इन महत्वपूर्ण विषय पे एक तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी भंडारण के बारे में भी और गेहूं से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में। हम इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बाना। आपसे जानना चाहेंगे, हरी खाद की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या है हरी खाद और किस तरीके का महत्व है इसका? जी, जैसे कि हम खेतों में लगातार फसलें लेते रहते हैं। किसी खेत में साल भर में एक फसल लेते हैं, कहीं 2 फसल लेते हैं, कहीं कहीं पर 3 फसलें भी लेते हैं। तो निरंतर फसलोत्पादन से खाद हम कई बार डालते नहीं है, उर्वरक तो डाल देते हैं, यूरिया दे देते हैं, डीएपी दे देते हैं या कई बार सूक्ष्म पोषक तत्व भी दे देते हैं। पर फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो जैविक खादें हैं उनका भी उपयोग हम रासायनिक उर्वरकों के यदि साथ में करते हैं तो एक तो जो पोषक तत्व हैं वो तो सारे मिल ही जाते हैं, साथ ही जो मृदा की जो भौतिक और जो जैविक संरचना है वो भी इस तरह से बनी रहती है कि फसलों का उत्पादन हमें दीर्घ काल तक और अच्छा उत्पादन मिलता रहता है। तो इसी तरह से हरी खाद भी एक ऐसी जैविक खाद है जो आप खेत में ही उगा के या खेत के आसपास की जो बाउंड्रीज है वहाँ पे हरा उगाकर और उसमें आप यदि मिट्टी में मिलाते हैं तो ये खाद का काम करती है। सामान्यतः हम जो ज़्यादा जैव भार बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस करे कम समय में वैसी फसलों का चयन करते हैं, जैसे सनई है, ढेंचा है। तो इनसे क्या होता है कि खेत में उगाकर या कुछ पौधे हैं जैसे सुबबूल है तो उनकी पत्तियां या जो कच्ची टहनियां होती है उनको मिट्टी में मिलाने से न केवल जो पत्तियों में पोषक तत्व होते हैं उनमें वृद्धि होती है, बल्कि जो मृदा है उसमें वायु संचार बढ़ जाता है, उसकी भौतिक संरचना इस तरह से बढ़ जाती है कि जल धारण क्षमता बढ़ती है और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभदायक जीव होते हैं, वो मिट्टी में बढ़ने से जो दीर्घकालिक मृदा की उर्वरा शक्ति है और पैदावार देने की क्षमता है वो बनी रहती है। तो हरी खाद का मतलब वही है कि फसल को उगाओ और खेत में उसी में यदि पलट देते हैं 6 से 7 सप्ताह बाद तो 8 सप्ताह तक भी पलट देते हैं तो उसमें वो खाद का कार्य करती है। यही हरी खाद है। जी, असल मायने में हम ये कह सकते हैं कि अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम फर्टाइल करना चाहते हैं तो लगातार बनी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। अगर आपकी फसल में कोई गैप आ गया है या अगर हम मार्च से जून के समय की बात करें तो फसल के में अगर गैप आ गया है तो उस गैप को आप घबराएं नहीं और हरी खाद का प्रयोग करें और अपनी मिट्टी को आप उपजाऊ बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसी पे आधारित एक रिपोर्ट। हरी खाद एक प्रकार की सहायक फसल है जिसकी खेती मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक तत्वों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। खास तौर पर इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। आमतौर पर मिट्टी के लगातार दोहन से खेती के लिए उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक बेहतर विकल्प है। ढैंचा भी एक प्रकार की हरी खाद है। ये एक दलहनी फसल है और सभी प्रकार की जलवायु और मिट्टी में आसानी से उग जाती है। ये फसल 1 सप्ताह तक 60 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना भी सहन कर सकती है। इसके अलावा अंकुरण होने के बाद ये सूखे को सहन करने की क्षमता भी रखती है। हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम ढैंचे के बीज की आवश्यकता होती है। ढैंचे से 45 दिन में 20 से 25 टन हरी खाद और 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी में मिलती है।
तो देखा आपने हरी खाद किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सहायक फसल एक कही जाती है लेकिन अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारे कॉलर सीधे सीधे फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। नकुल जी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो नकुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें प्लीज़। हाँ मैम, हेलो। जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। मैम, हम पूछना चाहते हैं कि हरी खाद के क्या क्या लाभ हो और उसको कैसे बोई जाए, मतलब कैसे हरी खाद बनाई जाए। जी, हरी खाद के लाभ के बारे में डॉक्टर पाना। नकुल जी, हरी खाद के लिए जो सबसे लाभ तो पहला तो यही है कि आप हरी खाद यदि खेत में पलटते हैं बुआई के 6 से 8 सप्ताह बाद, तो उसमें जो पत्तियों में पोषक तत्व होते हैं और जो, क्योंकि सामान्यतः हम दलहन वर्गीय फसलें हरी खाद के लिए लेते हैं, तो ये जो वायुवीय जो एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण करके आपकी जो नाइट्रोजन है सांद्रता पौधों की वो बढ़ाती है, और जो इसमें जो जैव भार होता है, बायोमास होता है, वो आपके मृदा में जीवांश पदार्थ बढ़ाने का काम करता है। और सीधा सीधा जैसे कि अभी आपने वीडियो का जो कैप्सूल चला था उसमें भी देखा कि ये 85 से 105 किलोग्राम तक नाइट्रोजन मृदा में दे देता है। तो अगली फसल में सामान्यतः जो कम नाइट्रोजन मांग वाली फसलें यदि अगले मौसम में लगाते हैं तो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी तरह जो, क्योंकि हरी खाद में सामान्यतः ढैंचा या सनई होती है, उनकी गहरी जड़ें जाती है, तो जो निचली परत होती है मृदा की, वहां से पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊपरी परत में ले आती है, और हम जब मिट्टी में दबा देते हैं तो आप जो अगली फसल की बुआई करते हैं तो जड़ों के आसपास ही पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही क्योंकि लगातार फसल लेने से क्या होता है कि कई मृदा की जो भौतिक दशा है या जो सूक्ष्म जीव है मृदा के, वो उतने नहीं रह पाते हैं यदि सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन आपने नहीं किया है तो हरी खाद से ये फायदा हो जाता है कि जो मृदा में जल धारण की, जल अवशोषण की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो कम पानी देने से भी अगली फसल की पैदावार में लगभग उतनी ही अच्छी पैदा हो जाती है, कम पानी से भी। और दूसरा, जो वायु संचार ज्यादा होने से जो अगली फसल लगाते हैं उसमें पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। और जैसा कि इनका जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि किस तरह से बुआई करें, तो हरी खाद में बुआई के लिए सामान्यतः जो फसलें हैं सनई और ढैंचा, उनकी किसान देखते हैं कि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, क्योंकि ये एक सहायक फसल है और वो मुख्य फसल की तरह इसको नहीं लेते। परंतु मैं ये कहूंगा कि जो पंक्ति से पंक्ति में बुआई करें, यदि कतारों में बुआई करते हैं तो खाद भी आपको ज्यादा मिलता है, जो बायोमास होता है वो ज्यादा मिलता है, और आपकी अच्छी और लहलहाती फसल पैदा होती है। तो कतार से कतार की दूरी इसमें 22.5 से 25 सेंटीमीटर तक अब आप ढैंचा और सनई में रखकर करते हैं। और जो दलहन वर्गीय अन्य फसलें हैं जैसे कि ग्वार है या लोबिया है, इनमें आप 20 सेंटीमीटर ही हरी खाद के लिए दूरी रखें कतार से कतार की, तो उसमें आपको जो हरी खाद की पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी और आपको फसल लेने का लाभ है वो अधिक मिलेगा। जी, तो आशा है हमारे दर्शकों को आपके सवालों के आपके माध्यम से बहुत सारे सवाल हमें दर्शकों को मिल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम आज बात कर रहे हैं। आप लगातार फ़ोन कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क बनाए रखें। डॉक्टर मिश्रा, यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं की अगर हम बात करें तो अभी के समय में किस स्थिति में है, और अगर कटाई में है तो क्या क्या सावधानियाँ ऐसे समय में रखी जाएँ, या हम और भी रबी फसलों की अगर बात करें तो क्या क्या अंतर आता है, सावधानियाँ कौन कौन सी रखी जाए? गेहूं की फसल में इस समय जो है बालियां बन रही हैं, बालियों में दाने बन रहे हैं जी, और इस समय बारिश लेट होने से गेहूं की फसल भी हमारी लेट हो गई है, और इस समय थोड़ा और बारिश हो गई जिससे कुछ फसलें गिर गई हैं। ठीक है, तो बीज के लिए कभी भी गिरी हुई फसल का चुनाव न करें, और जिन किसान भाइयों को अपने खेतों से बीज बनाना है उससे मौसम को देखते हुए जो है करनाल बंट के लिए जो है दवा का छिड़काव करना चाहिए उनको जी, जो 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसकी छिड़काव कर दें। ठीक है, और इसके बाद जो है फसल हमारी जो है जब उसके बालियों में जो
उसमें रेसे होते हैं, ऊपर में टूड़ जिसको हम कहते हैं, या जो भी कह लीजिए आप, तो जब तक उसमें आवाज़ न होने लगे उसके पहले कटाई न करें। जी जी, कटाई के बारे में हम जारी रखेंगे ये चर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आप बता रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल यहाँ पे हम ले लेते हैं, अंतराल के बाद जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हम बात कर रहे हैं आज रबी फसलों की देखभाल कटाई के बारे में, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं हरी खाद और ढेंचा के प्रबंधन के बारे में भी। ये दो महत्वपूर्ण विषय आज के हमारे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मेहमान भी हैं, डॉक्टर मिश्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर बाना जो कि हैं पूसा से। तो इन दोनों विषयों पे आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप लगातार हमसे कॉल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम अगली कॉल अपनी पहले ले लेते हैं। देवधर कुमार यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं उनका सवाल। हेलो देवधर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछे अपना सवाल। मैम ये मैं पूछ रहा हूँ ढेंचा की किस्में बताइए। अच्छा जी जी, ढेंचा की किस्में। ढेंचा वैसे तो बाजार में बीज उपलब्ध हो जाता है, परंतु ढेंचा की उन्नत किस्में भी हमारे पास मौजूद है। आईसीएआर ने उन्नत किस्में विकसित की है जिनसे आपको ज़्यादा लसलसा और ज़्यादा मात्रा में बायोमास मिले, इस तरह की किस्में हैं। उसमें से CSD 137 है, CSD 123 है, पंजाब ढेंचा 1 है। ये आप देवधर जी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि गुआर भी है जो जिसमें ज़्यादा बायोमास मिलता है, तो गुआर की फसल भी आप इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हरी खाद के लिए ले सकते हैं। उसमें जो चारे वाली गुआर की किस्में हैं जैसे कि बुंदेल गुआर 2 है, बुंदेल गुआर 3 है, दुर्गापुरा सफ़ेद है, वो फली के लिए भी, दाने के लिए भी लेते हैं, पर हरी खाद के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ किसान ऐसा भी करते हैं कि लोबिया में जैसे पूसा संपदा है या पूसा कोमल सुकोमल है, ये दाने के लिए लेते हैं और फिर जो बचा हुआ, क्योंकि सब्जी के लिए ले लेते हैं, और सब्जी तोड़ने के बाद जब फसल हरी अवस्था में रहती है इसको भी मिट्टी में पलट देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ किस्में हैं। लोबिया में अभी आप ले सकते हैं, बुंदेल लोबिया 3 है, पूसा संपदा लोबिया की किस्म है, ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह की आप लगाकर हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो पूसा के द्वारा निकाली गई हैं। आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। ढेंचा के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा भी हैं, हम उनसे बात कर रहे थे गेहूं की कटाई के संबंध में। यहाँ पर जानना चाहेंगे, उस बात को भी आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे क्या नई तरीके की तकनीक या हार्वेस्टर्स कुछ ऐसे यूज़ होते हैं कटाई में, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें। अमूमन ये देखा गया कि अब श्रमिकों की संख्या जो है कम होती जा रही है, और जिसके कारण से लोग जो है मैकेनिकल मेथड जो है ज़्यादा कटाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो किसान भाई जो है कंबाइन से उसकी जो है कटाई कराते हैं। और मैं जो अच्छे भंडारण के लिए जो है कटाई मॉर्निंग में या इवनिंग में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, ताकि नमी जो है दाने के अंदर नमी ज़्यादा न हो जी। और ध्यान में दे कि पूरी तरह से फसल पकने के बाद जी, जब उसमें से हवा चलने पर आवाज़ सुनाई दे तभी उसकी जो है कटाई कंबाइन से करावें। और कटाई कराने के बाद किसान भाई उसके जो है जो डंठलें बचती हैं, ठूठे जो बचते हैं, उसको जलाने का प्रयास करते हैं। तो उसको जलाया न करें, क्योंकि जो बायोमास है, अभी आप लोगों ने हरी खाद के बारे में सुना है, तो ये भी जो है एक तरह से जब उसमें पौधों के जो अवशेष हैं वो सड़ेंगे, मल्चिंग आप कर दें या आप डिस्क हैरो से उसकी पलटाई कर दे जमीन के अंदर जी, और सिंचाई करने के बाद उस पर थोड़ा सा यूरिया मिला दे, तो ये जो है डिकम्पोज हो जाता है, पूरा जो है वो सड़ जाता है। और सड़ने के बाद जो है हम इसकी अच्छी जो है वो
अगले फसल के लिए उत्पादन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो किसान भाई इसका विशेष ध्यान दें, कटाई जो है समय पर करें, और मौसम सभी किसान भाई जानते हैं, मौसम पर किसी का कोई वो नहीं है, नियंत्रण नहीं जी। है। मौसम को देखते हुए जैसे ही फसल आपकी पके आप तुरंत उसकी हार्वेस्टिंग करा दें। जिन छोटे जो किसान भाई हमारे हैं वो कटाई कराने के बाद उस फसल को जो है मड़ाई की भी व्यवस्था जल्दी से करें, और भंडारण के लिए जो है इसको 2-3 दिन खूब सुखावें। जी। क्योंकि जिस समय हमारी जो कटाई फसल की होती है और हम मड़ाई करते हैं, मड़ाई के समय 20 से 22% जो है उसमें मॉइस्चर होता है। और अगर हम तत्काल उसको जो है भंडारित कर देंगे तो हमारा जब भंडारण के बाद जो है नमी बढ़ती है, नमी बढ़ने से उसमें कीड़े आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, जिससे वो सड़ गल करके नुकसान पहुंचाते हैं। जी। तो हमें जो है उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको 10 से 12 के बीच में ले आनी है। जी जी जी। तो हम जब तक 2-3 दिन उसको सुखाएंगे नहीं तब तक जो है वो नहीं आएगा। और इसका पहचान ये है कि अब अपने एक दाना उठा करके आप अपने दांतों के बीच में रखें, अगर कट की आवाज़ आती है जी तो समझिए कि हमारी मॉइस्चर लेवल आ गई है। बिल्कुल। अगर वो दब जाता है तो आप समझिए कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। जी, तो चलिए छोटी छोटी सावधानियां, छोटी छोटी बातें हमारे विशेषज्ञ के द्वारा आपको बताई जा रही हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आप सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं अमरजीत पंजाब से। आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी अमरजीत जी, बताएं अपना सवाल, पूछें। हमारा सवाल है 1 एकड़ में कितना डांसे का बीज पाना चाहिए? जी 1 एकड़ में डांसे का जी। कितना बीज पाना चाहिए? ठीक है, 1 एकड़ में इनको ढेंचा हाँ, लगाना है। आपको 1 एकड़ में ढेंचा कितना लगा डांसे का बीज डालना चाहिए? जी 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 जी। आप यदि हरी खाद के लिए ढेंचे का उपयोग कर रहे हैं तो 20 से 25 किलो बीज आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। हम कहते हैं कि सामान्यतः 50 से 60 किलोग्राम तक आपको, यदि आपके यहाँ समुचित पानी की व्यवस्था है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है पौधों की, तो 50 किलो प्रति हेक्टर की दर से आप बीज लेते हैं, और कई बार तो 45 किलो बीज से भी काम चल जाता है प्रति हेक्टर। यानी कि आपके 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम, 20 किलो 1 एकड़ मतलब 50 किलो प्रति हेक्टर हो गया। तो 20 किलो बीज आप प्रति एकड़ काम में ले सकते हैं। और बुआई हमेशा आप कतारों में करें, मैं पुनः बताना चाहूँगा, जिससे कि आपका जो ढेंचे का बायोमास है, जो वृद्धि है, वानस्पतिक वृद्धि है, वो अच्छे से हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद का लाभ मिले। जी डॉक्टर बाना, यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर बीज की, तो ढेंचा के बीज के उत्पादन के बारे में मैं स्पेशली आपसे जानना चाहूँगी। उसके उत्पादन भी क्या हो सकता है, या कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये? जी जी। बीज उत्पादन का सामान्यतः किसान ध्यान नहीं देते हैं। ढेंचे का बीज का उत्पादन करके भी आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और चूंकि ढेंचा एक ऐसी फसल है जो वायवीय जो एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण करके आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही आप उसमें यदि बीज उत्पादन तक जाते हैं, हरी खाद न लेके उसके बीज उत्पादन तक जाते हैं, तो आपको जो आर्थिक लाभ है उसमें भी वृद्धि होती है। पर बस थोड़ा सा ये होता है कि हम खरीफ की फसल का हमें त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब बीज उत्पादन ढेंचे का लेते हैं तो अमूमन ये अक्टूबर के महीने तक चला जाता है। जी। तो उसमें बीज उत्पादन में सावधानी यही रखनी है कि जब ढेंचा बीज उत्पादन के लिए लें तो जो बीज दर है वो लगभग आधी रह जाती है, यानी कि लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ प्रति हेक्टर बीज आप लेते हैं तो उससे काम चल जाता है। और जो कतार से कतार की दूरी है वो लगभग आपको 40 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि साथ में आसपास में ढेंचे की कोई दूसरी किस्म नहीं लगी हो। यदि ढेंचे की दूसरी फसल दूसरे खेतों में लगी भी है तो आप 3 से 4 मीटर की दूरी पर दूरी छोड़कर और फिर उसके बाद फसल अपनी लगाना शुरू करें। और इस तरह से आप ढेंचे का बीज का भी उत्पादन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी मृदा उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ जो आर्थिक लाभ है उसमें भी वृद्धि हो सकती है। यानी कि मुख्य फसल की तरह आप ढेंचे को ले सकते हैं। जी, तो अगर आप हमारे विशेषज्ञ की सलाह माने और ये छोटी छोटी सावधानियां रखें तो आप कम लागत में अधिक मुनाफा पा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और साथ में मृदा की उर्वरता शक्ति को भी आप बढ़ा सकते हैं और अपनी आने वाली फसलों के लिए आप बहुत अच्छी भूमि तैयार कर सकते हैं। अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर मिश्रा, हम बात कर रहे थे परिवर्तन, अगर हम मौसमी परिवर्तन की यहाँ पहले बात कर रहे थे, अगर हम बात करें तो अमूमन देखा गया है मौसम बदल जाता है, कहीं ओला
पड़ गए हैं, कहीं बरसात आ गई है, ऐसे समय में किसान भाई अगर उनकी फसल तैयार खड़ी है तो किस तरीके की सावधानियां रखें, क्या कदम उठाएं ऐसे समय में? देखिए, अगर मान लीजिए हर समय तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो इस बार जो है 2-3 बार ओले पड़ गए हैं। बारिश भी अच्छी हो गई है। जी जी। अगर जिस किसान भाई की फसल अभी फ्लावरिंग स्टेज में नहीं होगी, बालियां नहीं निकली होंगी, तो उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जिन पर बालियां निकल गई हैं तो उस पर जो है, और कुछ फसलें ऐसी हैं जो गिर गई हैं, तो गिर गई फसलों को अगर हो सके, संभव हो सके, तो आप उसको उठाइए। जी जी। अगर जमीन पर उसको छोड़ देंगे तो वहीं से उसमें जो है गलन होने शुरू हो जाती है, और जो है हमारा जो फ्लावर जो है उसमें जो दाना की सेटिंग होती है, दाने की सेटिंग नहीं हो पाती है, जी, और जी। हमारी उत्पादन जो है कम हो जाता है। अमूमन किसान भाई रोटी के पर्पज से जो है 226 यूपी 226 की जो है लगाते हैं, लेकिन उसको लगाना नहीं चाहिए। उसकी जो तना है बहुत कोमल होता है, जरा सा भी हल्का भी हवा भी चलता है तो वो गिर जाता है। अगर जो किसान भाई इसको लगाए हैं तो उसको जो है तुरंत खड़ा करने की प्रयास करें, अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो जी। और नहीं तो ओले से जो है कितने कभी कभी जो फसलें मैच्योरिटी की तरफ पहुंची हैं, जो पकने की स्थिति में है, उनके दाने भी जो है ओले पड़ने से छिटक जाते हैं। और आप देखें ये ओला ऐसे समय में पड़ा है, चाहे कोई फसल हो, आप पहाड़ों पर जाएं तो सेब, नाशपाती, उन पर भी ये दाग डाल देता है, या आड़ू, खुबानी, बादाम, इनके फसलों पर जो है दाग बन जाता है, इससे गम निकलता है। आप अपने प्लेन में आवें, आलू की फसल है, आलू की फसल पर भी नुकसान करता है। और अगर पानी भर गया है खेत में तो उसके जो है जो छिलका होता है आलू, उस पर जो है जैसे सड़न टाइप का हो जाती है, उसको ब्लैक स्कर्प कहते हैं, स्कर्प डिजीज कहते हैं, और उसके वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है जी। तो इसको हमें बचाना है। और हमने देखा है कि किसान भाई जो बड़े किसान हैं वो आलू को खोद करके जमीन पर ही ऐसे खुले में रख देते हैं और तुरंत जो है उसकी भंडारण नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप खेत पर ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो उसमें एक जो है कीड़ा लगता है, पोटैटो ट्यूबरम माथ। ये जो आलू की आंखें होती हैं वहां पर वो जो अपने अंडे दे देता है जी जी जी, और इससे लार्वा निकल करके अंदर आलू के जो है खाता है। जब आप अगर जमीन खेत में ही 2 दिन 3 दिन आप छोड़ देते हैं तब भंडारण करते हैं तो वो जाकर के उसके जो अंडे हैं, अंडे आंखों के बीच में रहेंगे, वो अंदर बाद में जाकर के बच्चे बनेंगे, बच्चे से जो है उसके सड़न पैदा करेंगे। तो हमें पता नहीं चलता है, हम भंडारण करते समय जो है वैसे ही ले जाकर, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अच्छी उत्पादन अगर हमने पैदा की है तो उसको भंडारण जो है सुरक्षित रख करके अच्छी इनकम की जो है हम संभावना तलाशें। जी चलिए डॉक्टर मिश्रा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आप यहाँ दोनों लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी छोटी छोटी नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। इन सारी सावधानियों को आप ज़रूर ध्यान रखें, नोट करके रखें, तो आपकी फसल अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं निहाल सिंह हरियाणा से। आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो निहाल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, चलिए संपर्क बनाए रखेंगे हम उनसे, कोशिश लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ और आपसे विशेष अनुरोध है कि आप नेटवर्क क्षेत्र एरिया में आके ही हमें कॉल करिए। जी, तो अब अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर बाना कि हम यहाँ बात कर रहे थे, सर ने बताया बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों की, यहाँ रोग के बारे में भी, प्रबंधन के बारे में बात हुई। क्या हरी खाद में ऐसा कुछ लगता है कि कोई कीड़ा लग सकता है, कोई रोग लग सकता है, और ऐसे समय में क्या करें? हरी खाद चूँकि सामान्यतः अभी इस गर्मी के मौसम में ही लगाते हैं रबी फसलों की कटाई के बाद, तो समूचे उत्तर भारत की और हम पहाड़ों सहित अगर हम बात करें या मध्य भारत तक की भी बात करें तो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कीटों और रोगों का प्रकोप होता नहीं है। और ढेंचा और जो सनई और ये जो जितने भी हरी खाद वाली फसलें हैं, इनसे तो बल्कि ऐसा भी कुछ जो अनुसंधानों में रिपोर्ट्स है उनके अनुसार देखा गया है कि जो पैथोजन होते हैं, बीमारी के जो कारक होते हैं,
उनको कम करते हैं ये। पर फिर भी कई बार देखने में आता है कि मौसम की खराबी हो जाती है तो कुछ कीट आ जाते हैं, जैसे कि थ्रिप्स है, कीड़ा है, तो ये लग जाते हैं। तो इनका यदि हम सही तरीके से अभी बीजोपचार करके बुआई करते हैं तो रोगों और कीटों का हरी खाद वाली जो फसलें हैं उनमें अधिक प्रकोप नहीं होता है। जी, तो चलिए, देखा आपने, जाना कि ये हरी खाद अपने आप में महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मौसम के साथ भी ये संबंध बनाए हैं। मौसम भी हरी खाद का बहुत साथ देता है। इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौट चले हैं आप सभी के सामने। हमें दो खास विषय आज के हम बता चुके हैं, रबी फसलों की देखभाल और कटाई और भंडारण के संबंध में। साथ ही दूसरा विषय है हरी खाद और ढेंचा का प्रबंधन। ये दो खास विषय पे हम लगातार चर्चा जारी रख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटी छोटी सावधानियों के बारे में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो ले लेते हैं अपना पहला, हमारे अगले कॉलर जो ब्रेक के बाद हमारे से जुड़े हैं वो है संजय, महाराष्ट्र से। आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो संजय जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये मैडम, हरी खाद में 1 हेक्टेयर में कितनी बीज लगती है और कितने दिन की वो फसल है? जी, हरी खाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1 हेक्टेयर, हाँ जी, कितने दिन की फसल है ये भी जानना चाहते हैं। हरी खाद में मैडम, हरी खाद 1 हेक्टेयर में कितनी लगती और कितने दिन में पक जाती है, उसके बाद उसके ऊपर रोटावेटर चलाने के लिए वो कितने दिन लगती है? ठीक है, हरी खाद कितने दिन में पक जी, जी मैं समझ गया आपका प्रश्न। हरी खाद का बुआई का अभी बहुत ही सही समय है, जैसे ही आपकी रबी फसलों की कटाई हो जाए, आपके खेत खाली होते ही, चूंकि अधिकतर हमने देखा है कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र तक भी कुछ क्षेत्रों में अभी बारिश हुई है अच्छी, और यदि आपकी फसलों की कटाई हो चुकी है या होने वाली ही है तो अभी नमी भी है मृदा में, आप अभी बुआई कर सकते हैं। और अमूमन देखा जाता है कि जो पुष्प अवस्था होती है, यानी कि फूल आ जाते हैं जब आपकी हरी खाद में, तब उसको मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि आज से, जैसे आज अगर आप बुआई करते हैं तो लगभग 50 से 60 दिन के बाद आप उसको मिट्टी में पलट सकते हैं। यदि आपको अगली फसल की बुआई बहुत ही जल्दी करनी है तो आप 45 से 50 दिन के पश्चात भी फसल को मिट्टी में पलट सकते हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा बायोमास का उत्पादन कम हो पाएगा। और बीज की यदि आप बात करें तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम बीज हरी खाद में ढेंचा के लिए लेते हैं। यदि ग्वार की फसल की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम बीज आप ले सकते हैं। लोबिया के लिए 30 से 40 किलोग्राम हरी खाद के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त अगर आप सनई की लेते हैं तो उसमें भी लगभग 40 से 50 किलोग्राम आप बीज प्रति हेक्टर की दर से बुआई करें, और हमेशा कतारों में बुआई करें। 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी कतारों से कतारों के बीच में रखें, तो ढेंचा का आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लहलहाती फसल आपको पैदा हो सकती है। जी, तो उत्पादन भी आपका अच्छा होगा, आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपको आमदनी और मुनाफा भी अच्छा होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी सावधानियां आप रखें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, फसल आपकी अच्छी रहेगी। तो आइए जानते हैं, डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें फसलों की नमी की, अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो फसलों में अमूमन नमी को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में पानी कितना दें, कैसा दें, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि हर फसल में क्या मौसम के हिसाब से पानी दें या नियंत्रण पानी का कैसे रखें? देखिए, कोई भी फसल आप ले जी, धान को छोड़ करके जी, जो है पानी ज़्यादा किसी में भी नहीं चाहिए। जो है जैसे गेहूं है, ज्वार है, ये आपके जौ है, चना है, मटर है, इनको तो पानी बिल्कुल
बहुत कम जी। चाहिए और लिमिटेड अवस्था पर चाहिए। जैसे उसमें गेहूं में है, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन इसलिए करते हैं कि रूट फॉर्मेशन उसमें शुरू होता है। दूसरी से तीसरी मानी 40 से 45 दिन पर करते हैं दूसरी सिंचाई। अब जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो अगर एक ही व्यवस्था है तो वो जो है रूट इनिशिएट जब रूट फार्मिंग होती है तभी कर दे जी। अगर 2 सिंचाई की उनके पास व्यवस्था उपलब्ध है, ठीक है। तो एक जो है रूट जब बनता है यानी 25 से 30 दिन में और एक सिंचाई कर दे 50 से 60 दिन में, जब उसमें जो है ईयर हेड निकलते हैं, बालियां निकलती हैं और नमी जो है खेतों में पर्याप्त। देखिए अभी जैसे गेहूं का फसल है, किसान भाई ये न सोचे कि बारिश हो गई तो हमें पानी नहीं देना है जी। अगर जिन किसान भाइयों की फसल लेट है उनको पानी देना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ पश्चिम की हवाएं चलेंगी। हवाएं चलने से जो है बालियों की नमी तुरंत जाती है जी। और दाने जो है पतले हो जाते हैं। तो किसान भाई हमारे कहते हैं कि हवा निकल गई। तो इसके लिए जो हमें पर्याप्त पानी जो हमें उसमें जो है नमी बराबर बनाए रखनी चाहिए। जी जी जी। दूसरी सबसे बड़ा लाभ जो है सिंचाई का यानी जो है पानी की नमी की व्यवस्था बनाने से ये होता है कि जैसे वर्तमान समय में गेहूं अब हमारी बालियां निकल चुकी हैं करीब करीब और उसमें दाने दुधिया बनना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हमारे खेतों में गेहूं के चूहे का जो है बड़ा प्रकोप होता है। अमूमन कोई कहीं इसका लिखित जो है नहीं होता है, लेकिन चूहा जो है इतना ज़्यादा क्षति पहुंचाता है कि एक पेयर चूहा यानी एक जोड़ा चूहा इतना नुकसान करता है कि 1-2 आदमी पति पत्नी का परिवार साल भर खाना खा सके जी। लेकिन चूंकि इसका कोई महत्व नहीं है, किसान भाई इसको ध्यान ही नहीं देते हैं जी। तो ये हर फसल में लगता है। आप जैसे गन्ना बोने वाले हैं, गन्ने की फसल में भी लगता है, गेहूं में भी लगता है, धान में भी लगता है। और ये इतना चालाक प्राणी, और लगने के बाद जब आपकी फसल कट करके आप भंडारित करते हैं घरों में ले आकर, वहां भी लगता है जी। और कभी कभी हमारे जो है भंडारण न भी किए हों तो घरों में ये आ जाता है, तो हमारी जो कीमती चीजें होती हैं, कपड़े और सब चीजें जो होती हैं घर में रखी हुई, उनको भी क्षति पहुंचाता है। तो इसका नियंत्रण जो है ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। चूहा जो है बहुत सेंसिटिव होता है जी और उसको सूंघने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी देखिए इसके नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड या जिंक फास्फाइड दवा है, तो इस दवा को कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। और कितनी मात्रा में ले यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट मत डालिए, इनके चारा बनाना पड़ता है। ठीक है। जैसे आपके खेत घर में 20 कमरे हैं तो उनमें जो है आप जो है करीब 200 ग्राम आटा ले लीजिए और आटे को थोड़ा सा घी डाल करके भून लीजिए, उसमें सुनाहट आ जाए और उसमें जो है 10 ग्राम आप जो है पाउडर मिला लीजिए, एल्युमिनियम फास्फाइड या जिंक फास्फाइड, और मिलाकर उसकी जो है गूंथ लीजिए और छोटे छोटे गोलियां बनाइए और उसको कागज की पुड़ियों में बनाकर रखिए। क्योंकि चूहा जो है ना आप ओपन रख देंगे तो खाएगा नहीं, और जब कागज की पुड़िया में रहेगा तो उसकी जिज्ञासा रहती है कि इसमें कुछ रखा हुआ है, और जैसे ही वो कागज की पुड़िया में दांत लगाएगा उसके जो है एक भी कण उसके दांत में फंस गए तो उसको मरना है, जीना नहीं है जी। तो और दूसरी सुविधा ये होती है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो हम पुड़िये में रहेगा तो गिना हुआ पुड़िया रहेगा, हम उसको जो है उठा करके कलेक्ट कर लेंगे और उसको बाहर गाड़ देंगे जमीन के अंदर। क्योंकि अगर हम ओपन फेंकेंगे तो जो भी हमारे पशु पक्षी हैं जो भी खाएगा वो भी जो है नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको जो है हमें रखना, चारा जो है बड़े, और इनके प्रमुख जो है चारे हैं आटे की गोलियां बना करके जी, चने की दाल भिगो करके, उड़द की दाल भिगो करके पानी निकाल दीजिए, थोड़ी देर सूख जाने दीजिए। इसके बाद जो है ये एल्युमिनियम फास्फाइड या जिंक फास्फाइड दवा का मिक्सचर बनाइए और मिक्सचर बनाने के पहले उसमें सरसों का तेल जरूर डालें। 10-5 ml, जैसे जितनी 200 ग्राम है 250 ग्राम है उस हिसाब से आप सरसों का तेल। इसलिए बता रहा हूँ कि जो एल्युमिनियम फास्फाइड में एल्युमिनियम की जो है गंध आती है, जो जिंक फास्फाइड में जस्ते की गंध आती है, वो सरसों के तेल की वजह से गंध नहीं आएगा और चूहा जो है उसको आसानी से खा लेगा। जी। और इसको हमेशा पुड़ियों में बनाकर रखना चाहिए किसी भी चीज में। आप जैसे गेहूं जो भंडारित किसी टिन के उसमें भंडारित कर रहे हैं तो उसमें जो है जो आपका सल्फास की टैबलेट होती है उसको जो है किसी महीन कपड़े में बांध करके कागज की पुड़िया में रखना चाहिए, जिससे कि वो जब उसमें हवा लगती है तो पाउडर जब बनता है तो हमारे गेहूं के दानों में चलिए, बहुत विशेष चर्चा यहाँ पे चल रही है, हम इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ शुभदा कपिल और आप देख रहे हैं लगातार हम बात कर रहे हैं दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, रबी फसलों के बारे में और साथ साथ हरी खाद और ढेंचा के प्रबंधन के बारे में भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ हैं, कॉल्स भी हमारे साथ लगातार आ रही हैं। हम बात कर लेते हैं अगले कॉलर की जो है संतोष कुमार बिहार से। तो आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो, हेलो संतोष जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर दें प्लीज। जी 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 जी, पूछे क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो जी संतोष जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, बोले ये ऑर्गेनिक खाद हमको कहाँ मिलेगा और कितना एकड़ में कितना डालना है? जी, ऑर्गेनिक खाद के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद की हम बात करें तो जो जैविक खादें भी जिनको बोलते हैं, उनमें हम गोबर की खाद से लेकर हरी खाद तक, इसके अलावा जो कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट है, या जो शहर में कंपोस्ट बनाया जाता है, या घर के कूड़े कचरे का कंपोस्ट बनाया जाता है, वो आप काम में ले सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद का फायदा यही है कि इसमें एक तो सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एक पोषक तत्व है या दो हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। और जो लवणीय या क्षारीय मृदा होती है तो उनमें भी ये बड़े लाभदायक होते हैं। और जो मृदा की भौतिक और जो जैविक संरचना होती है उसमें भी सुधार होता है। जैविक खाद आपको बाजार में भी उपलब्ध हो जाती है, बहुत सारी गौशालाएं होती है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाती है, या आपके घर में यदि आपने पशु रखे हुए हैं तो आपका जो गोबर है वो तो खुद भी जैविक खाद है ही, उसको साथ में और ज़्यादा सांद्रित करने के लिए आप केंचुए की खाद भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हरी खाद भी आप जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे ही आपकी रबी फसलों की कटाई हो जाए, गेहूं की कटाई होने वाली है, और जैसे कि सरसों की कटाई हो चुकी है या होने ही वाली है, शीघ्र ही चने के खेत भी खाली हो जाएंगे। चने, जो आलू, मटर और गन्ना है उनके खेत खाली हो चुके हैं। तो गर्मियों में उस जो खेत है उसको खाली न रख के उसमें ढेंचा या गुआर या सनई, इसकी हरी खाद करें तो ये भी एक बहुत अच्छी जैविक खाद का काम करेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बीज डालिए खेत में। और अभी क्योंकि बारिश हो चुकी है तो नमी भी है ही, बाद में यदि नमी की कमी होती है तो एक आध सिंचाई कर दीजिए और आपको एक बहुत अच्छी जैविक खाद आपके खेत में ही मिल जाएगी। उसको 50 दिन या 60 दिन की अवस्था जब फसल की हो जाए तो उसको मिट्टी में पलट दीजिए और आप भरपूर पोषक तत्व आपको मिलेंगे। और मृदा की जो अन्य संरचनाएं हैं, अन्य जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ढेंचा लेने का ये भी फायदा है कि जो ढेंचा का कोशिका द्रव्य होता है उसको आप पीएच मान कम होता है, 5 के आसपास होता है, 5 से भी कम होता है। तो जो क्षारीय मृदाएं होती है उसमें ये खासकर बड़ा लाभप्रद होता है। जी डॉक्टर बाना, यह महत्वपूर्ण विषय आप बता रहे हैं, चर्चा जारी है। आपने अगले कॉलर हमारे साथ हैं, पुष्कल बिहार से हैं, तो आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, पुष्कल जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें प्लीज और उसके बाद अपना सवाल करें। जी मैडम, कपिल जी, मैं बहुत दिनों से आपके साथ लगे हुए हैं। जी जी जी, बताइए पुष्कल जी, आप अपना क्या जानना चाहेंगे सवाल? जी जी, सवाल ऐसा है मैडम कि मैं एक छोटा किसान हूँ जी जी, और मक्का की खेती करना चाहते हैं। और गर्मा मक्का की खेती हमको जून तक निकल जाए, जून जुलाई तक निकल जाने वाला कोई अगर है तो हमको बताइए कौन सा मक्का हम लगाएं। जी जी, आज मक्का का कार्यक्रम तो वैसे नहीं है, मक्का का विषय अलग दिन होगा, पर आप अभी मक्का के लिए सही मौसम नहीं है। मक्का अभी लगाएं तो आप सिर्फ चारे के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि दाने के लिए आप मक्का अभी लगाएंगे
तो जब तक अभी खेत तैयार करके बुआई करेंगे और जब वो फसल पकेगी तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, मानसून आ जाता है। तो जो दाना बनते समय यदि बरसात हो जाती है तो दाना विपरीत रूप से प्रभावित होती है और आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप बरसात के मौसम में ही मक्का की खेती यदि दाने के लिए करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में ही करें। अभी यदि आप मक्का चारे के लिए लेना चाहें तो उसके लिए कुछ किस्में हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि अफ्रीकन टाल है, काफी पुरानी किस्म है और अभी भी चल रही है, अच्छा उत्पादन देती है। प्रताप मक्का चरी 6 है, J1006 है। ये इस तरह की कुछ किस्में हैं जिनको आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं मक्का में और चारा ले सकते हैं। बरसात के मौसम में आप चारे वाली ये जो किस्में हैं, आपके नजदीकी जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उनके आप संपर्क में रहें, कृषि विज्ञान केंद्र के में, और जो राज्य के आपके राज्य सरकार के जो कृषि सुपरवाइजर या जो सहायक कृषि अधिकारी होते हैं उनके आप निरंतर संपर्क में रहें। जी डॉक्टर बाना, यहीं पे जाना चाहेंगे भूरी खाद के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। हरी खाद की तो बात कर ही रहे हैं, भूरी खाद क्या है और किस तरीके का महत्व है इसका? जी, भूरी खाद भी जो जैविक पदार्थ मिट्टी में कम हो रहे हैं और जो जीवांश खाद हमें नहीं मिल पाती है, जैविक खादें नहीं मिल पाती है, और हरी खाद लेने में कई बार क्या होता है किसानों को समय नहीं होता है, इस मौसम में भी वो कोई दूसरी फसल ले रखी होती है। तो भूरी खाद से तात्पर्य हमारा यही है कि जैसे कि सामान्यतः ये बरसात के मौसम में लेते हैं, अभी भी कई फसलों के साथ ली जाती है। जैसे कि धान के साथ आपने ढैंचा की बुआई कर दी या मक्का के साथ ढैंचा की बुआई कर दी, और जब 30-35 दिन या 40 दिन की अवस्था पर जो फसल खड़ी फसल है उसमें 2,4-D नामक जो शाकनाशी है उसका आप छिड़काव कर देते हैं। तो 2,4-D क्या होता है कि जो मक्का या जो चावल है, ये अनाज वाले वर्ग की फसलें हैं, इनमें 2,4-D इनको नहीं मारता पर ढैंचा की फसल को मार देता है, क्योंकि ये द्विबीजपत्रीय फसल होती है। तो फसल को मार के, और जो ढैंचा है ना वो वहीं सड़ जाएगा, गल जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा, जिससे कि एक तो मल्च का भी कार्य करेगा, जो मिट्टी है, मृदा की नमी है वो उड़कर बाहर नहीं जाती है। दूसरा, वो जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलने से जो मृदा की जो संरचना है, जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और इस तरह से इसके लाभ ही लाभ है, और एक नई तकनीक है और काफ़ी आजकल किसान इसको पसंद कर रहे हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, यहीं पे संक्षेप में जानना चाहेंगे, अगर 3-4 बिंदुओं की हम बात करें तो रबी फसलों को लेके कौन कौन सी सावधानियां इस मौसम में रखें? देखिए, इस समय सबसे बड़ी सावधानी है कि हम अपने फसल को सुरक्षित जो है काटने की व्यवस्था करें और उसके मड़ाई करने का। इसके बाद भंडारण जो है, अगर कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो तुरंत उसकी बिक्री कर देते हैं, तो तुरंत बिक्री करने के लिए सरकार ने दाम निर्धारित किया है, मंडी समिति में जाएं, और आप जो है हमेशा मॉइस्चर का ध्यान दें। अगर आपका मॉइस्चर ठीक रहेगा तो आपकी खरीद में कोई परेशानी नहीं आएगी। जी जी जी, चलिए, इन बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारी बातें आप दोनों ने आज हमारे साथ साझा की। हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज हमारी खास चर्चा रबी फसलों के बारे में, उनकी देखभाल और ढैंचा, साथ ही साथ हरी खाद के बारे में। तो आगे भी ऐसे विषयों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। कल के विषय के बारे में आपको जानकारी दे दें, हमारे कल के विषय होंगे रेशम कीट पालन, कृषि के साथ एक उन्नत व्यवसाय, और साथ ही हमारा दूसरा विषय होगा गिनी फाउल पालन। तो ये है हमारे 2 कल के विषय जिन पे हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आपको बता देते हैं हमारा ईमेल एड्रेस जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इस पे आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप फेसबुक पेज से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। जी हाँ, आप हेलो किसान टाइप करें, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर भी आप एक माध्यम है हमसे जुड़ने का। आप डायल कर सकते हैं 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। जी हाँ, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल करें, अपने सुझाव, अपनी परेशानियाँ या कोई भी समस्या आपकी हो तो आप उसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज के अंक में हमारी चर्चा बहुत खास रही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।